Recording in progress. सुप्रभात सभी को। शांत बैठेंगे थोड़ी देर। चलिए प्रेयर करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, all spiritual teacher, my spiritual teacher, holy masters, great अवतार, great beings, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की समस्त डिवाइन एनर्जीज, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं। प्लीज आप आइए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। हमें ब्लेसिंग दीजिए कि हम आज में रहें, अभी में रहें, वर्तमान में रहें। हम सबके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, हम सब की गार्जियन एंजल, प्लीज आप आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। हम अपने जीवन के मकसद को पा सकें, हम किस लिए आए हैं, हमारे कर्म क्या है जान सकें, तदनुरूप हम काम कर सकें। हमें पूरा विश्वास है आप सब हमारे आसपास हैं और आपकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच रही है। थैंक यू। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ उनकी विघ्नहर्ता शक्ति के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकारेषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं उनकी जीवनदायिनी शक्ति के लिए। जिस जीवनदायिनी शक्ति से है हम अपने आप को हील कर सकते हैं, हम लोगों की हील करने में मदद कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समस्त सद्गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। चल आज की नई जर्नी को हम शुरू करते हैं और फिर से क्लैपिंग कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आज की इस माह की थीम पे थोड़ी सी बात करती हूँ। हमारी थीम है फॉरगिवनेस, छोड़ दो, माफ करो, जाने दो। हमारे जीवन में हमको बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चोटें मिलती हैं, बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं। अगर सबसे ज़्यादा कष्ट होता है तो होता है रिश्तों में। यदि रिश्ते टूटते हैं तो हम टूटने लगते हैं। एक बार पैसा चला जाता है तो मन को समझा लेते हैं कि पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन जब परिवार टूटने लगता है, दोस्त छूटने लगते हैं, पति पत्नी में मनमुटाव होने लगता है तो हम सबसे ज़्यादा विचलित होते हैं। तो कभी हमने सोचा कि ये रिश्ते क्यों टूट रहे हैं और इनको कैसे जोड़ा जा सकता है। तो सबसे अच्छा जो इसमें एक रेमेडी बोलो या काम है वो है छोड़ दो, माफ करो, माफ करो। हमारे रिश्ते खराब ही इसलिए होते हैं कि हम गठरी बांध के रखना शुरू कर चुके होते हैं। अगर बचपन से लेके अभी तक देखें, ध्यान दें तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी गठरियां हैं। ये हमको हमेशा याद दिलाती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और वो गलतफहमियां होती हैं। यदि हम आपस में बात कर लें तो गलतफहमी दूर हो सकती है, लेकिन सच में क्या हम इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं कि चलने देते हैं, कि अपने गलतफहमी में रहते हैं कि नहीं नहीं उसने ऐसा ही किया, वो है ही वैसे, उसका नेचर ही वैसा है, उसने मेरे लिए शब्द बोला होगा। तो रिश्ते टूटने के पीछे जो शब्द होते हैं वो बहुत काम करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो व्यवहार होता है वो काम करता है। व्यवहार कैसे बदलता है? हमारे भीतर में क्रोध जन्म लेता है। गलतफहमी हुई, उसने तुम्हारे बारे में ये बोला, हमने उसकी बात पे विश्वास कर लिया,
हमने उसको जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसने सच में किया। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाँ पहले जैसा व्यवहार नहीं रहा, वो थोड़ा बदला हुआ लगता है, उसने थोड़ा ऐसा किया, उसने थोड़ा वैसा किया। हमारे को जिसने एक प्रकार से चुगली बोलो या जिसने भड़काया था, उसकी बात को हम उसके हर व्यवहार के एक एक बातों से रिलेट करना शुरू करते हैं और वो रिलेट होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास उससे संबंधित प्रूफ आना शुरू हो जाते हैं। हम मानने लगते हैं कि हाँ उसका नेचर अब बदल चुका है। और जो इतने सालों का व्यवहार होता है, जो इतने अच्छा व्यवहार रहता है, उसको भूल के हम 2-3 गलतियों को याद करना शुरू करते हैं और रिलेशन और बिगाड़ना शुरू करते हैं। तो अब रिलेशन बिगाड़ते हैं, अब हमारी ऊर्जा कहाँ फ्लो होती है? उसने सच कहा था, उसने बिल्कुल सही कहा था, ये ऐसा ही है, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसको बहुत जलन है। अब यहाँ पर भाई भाई के रिश्ते को देखो, भाई भाई में, भाई बहनों में बहुत प्यार होता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं, जब पत्नियां आती हैं, जब पति आ जाते हैं, तो क्या होता है? अगर बच्चे साथ साथ के हैं तो कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन हमको हमेशा रिश्तों को दूर ले जाने में मदद करता है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे में एक काबिलियत है, यदि आपके बच्चे में कोई कमी और आपके भाई बहनों के बच्चे में वही चीज बहुत अच्छे से है, तो ऑटोमेटिक आपको गिल्ट आएगा, आपको ईर्ष्या होगी और ये ईर्ष्या आपको फिर से दूर लेके जाएगी रिश्तों से। तो अब क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। किसको क्षमा करेंगे? अपने आप को क्षमा करेंगे। सबसे ज्यादा यदि जरूरत है फॉरगिवनेस की, तो वो अपने आप से फॉरगिव करना है। थोड़ा उल्टा जरूर लगेगा कि मैंने क्या गलती की। हम जब कहते हैं कि एक बाहर यूनिवर्स है, एक अंदर यूनिवर्स है, जब हम बाहर के यूनिवर्स को बताना चाहते हैं कि हाँ मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो, तो उसके पहले हमें अपने अंदर के यूनिवर्स को बताना पड़ेगा। कृष्ण जी ने कितने अच्छे से अर्जुन के सामने अपना पूरा वृहद रूप दिखाया। फिर कृष्ण जी को समझ में आया कि सब कुछ तो यही है, मैं तो बाहर व्यर्थ ही घूम रहा हूँ, मैं बाहर जिनको मारने की तैयारी कर रहा हूँ या जिनको सोच रहा हूँ कि युद्ध में इनको परास्त करूंगा, ये मेरे गुरु है, ये मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है, मेरे चाचा के बच्चे हैं, मैं इनको मारूंगा। पर जब कृष्ण जी ने दिखाया अपना वृहद रूप, कि तो पहले से ऑटोमेटिक जा चुके हैं, मैं तो केवल कर्म करके दिखाना चाह रहा हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ इस काम को करने वाला। इतना करने के बाद अर्जुन तैयार हुए थे उस युद्ध को लड़ने के लिए। हमारे अंदर भी युद्ध ही तो चल रहा है, हम युद्ध ही तो करते हैं। हमारे औजार अलग अलग होते हैं, हमारे हथियार अलग अलग होते हैं, तो इन हथियारों को कैसे यूज करना है, करना भी है कि नहीं करना है। अब कृष्ण जैसे, जिसको हम भगवान कहते हैं, उन्होंने युद्ध के लिए प्रेरित किया, तो हमारे अंदर का यूनिवर्स, वो कृष्ण ही तो है हमारे अंदर भी, जो हमें बताता है कि बहुत जगह फाइट करना बहुत जरूरी है। लेकिन फाइट करने के लिए पहले कारण तो जान लो कि वो कारण सच है कि नहीं है, कि हम ऐसे ही फाइट करने लग गए। तो किससे फाइट करना है? अपनी इंद्रियों पे फाइट करना, इंद्रियों से फाइट करना है, अपने उन इमोशन से फाइट करना है जो आपको पीछे की ओर ले जा रहे, जो आपको स्पिरिचुअल नहीं बना रहे हैं। अब स्पिरिचुअल क्या है? बहुत साधारण भाषा में हम स्पिरिचुअल बोलते हैं वो भगवान की बहुत पूजा करता है, नहीं, वो स्पिरिचुअल नहीं है। वो मंदिर बहुत जाता है, मैं मंदिर नहीं जाता, नहीं। आप मंदिर भी नहीं जाते लेकिन आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बड़े वाले स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अब बड़े और छोटे का क्या मतलब है? हम अगर अपनी आत्मा का उत्थान करने की राह पे है तो हम स्पिरिचुअल हैं। तो आत्मा का उत्थान कैसे होता है? लोगों को समझो, रिश्तों को समझो, इमोशन को समझो, लोगों की कहाँ मदद करना है उसको पहचानो, ये स्पिरिचुअलिटी है। इसमें यदि आप बढ़ रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। तो फाइट, फिर से फाइट की बात करूं, फाइट किससे करना है? अब हमारे अंदर के शत्रुओं से। हमारे अंदर के शत्रु सब पहचानते हैं और थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में सबके अंदर ये मौजूद है। कोई बहुत भला संत है ना, उसके अंदर भी थोड़ा ना थोड़ा तो ये शत्रु रूप में बैठा हुआ है। इसको स्वीकार करो। हमने बहुत सारे मेडिटेशन में पहले स्वीकार मेडिटेशन किया है। क्यों स्वीकार करो? जब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगी कि मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं ईर्ष्या को दूर करने का काम ही नहीं करूंगी। हम बड़े झटके से कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे जलन नहीं है, मैं किसी से तुलना नहीं करती। मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि मेरे अंदर ये कमियां है।
तो सबसे पहले जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मेरे अंदर है ये, तब तो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तो उसको माफ करेंगे। यदि मैंने गलती मानी ही नहीं तो मैं माफी किस बात की मांगूंगी? तो मुझे गलती मांगना है। ये पूरे महीने में जो ये वाला महीना चलने वाला है, हमारा ये जो बैच चलेगा, इस बैच में हम 2025 जनवरी से लेके 2025 दिसंबर तक एक रिव्यू करेंगे अपना, हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये गलती मेरी थी या किसी और की थी, ये गलती मैं जब दूसरों की निकाल रही हूं तो मुझे क्या भाव आ रहे हैं मेरे अंदर में, और यदि उस गलती को मैंने अपनी गलती मान लिया तो मेरे अंदर क्या भाव आ रहे हैं। बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा लगेगा ऐसा बोलने में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हाँ, तो पूरा साल आपके सामने आ जाएगा, आपका विश्लेषण हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि विश्लेषण से होगा क्या? नेक्स्ट ईयर को अच्छा बनाना है, तो पिछली गलतियों को दोहराना नहीं है। गलतियां बहुत अच्छी बात होती है, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों से क्या हम उन गलतियों को एज इट इज रिपीट कर रहे हैं? यदि हम एज इट इज रिपीट कर रहे हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। फिर से हो सकता है कोई नई गलती हो जाए, होने दीजिए। गलती से डरना नहीं है, लेकिन गलती से सीखना है। यही हम इस बैच में लगातार करेंगे कि हमने कोई गलती की है तो हमारी गलती क्या है। सबसे पहला नंबर पे हम उस अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे और फिर क्षमा मांगेंगे। अब क्षमा मांगने के पीछे बहुत बार ये भाव होता है कि मैं सरेंडर हो गई, मैं सरेंडर हो गया, मैं सामने वाला मुझे समझ जाएगा कि हाँ मैंने गलती की थी, मैं गलती करता हूँ, मैं गलती करने वाला पर्सन हूँ। नहीं, वो उसका भाव है, उसको छोड़ दो। मेरा क्या भाव है? मैं क्षमा इसलिए नहीं मांगना चाहती, मैं क्षमा इसलिए नहीं मांगता, मैं क्षमा इसलिए मांगता हूं कि मैं ये जो दर्द है ना, इस दर्द को छोड़ना चाहता हूं, मैं इस दर्द को पकड़ के नहीं रखना चाहता। विजुअलाइज कीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आपके ऊपर कोई कमेंट किया और वो आपको पिंच कर गया, और आज तक याद है उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया था, या आपके बेटे ने आपको कुछ बोल दिया, या आपके पिताजी ने आपको कुछ बोल दिया, माँ ने कुछ बोल दिया। एक ध्यान में लाइए उस चीज को, और वो आज तक आपके अंदर बैठी है। अब आपको या तो अपने मित्र को या अपनी माँ को, पिताजी को या किसी और को माफ करना है, और बार बार आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, मैं माफ कर दूं, मेरी गलती थी, उसकी गलती ज्यादा थी, फिर भी मैं ही माफी मांगू? आप माफ नहीं कर पाएंगे। तब आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि मैं माफी इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, मैं माफी इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैं नीचा दिखना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं माफी इसलिए मांग रहा हूँ, वो गलती मेरी थी या नहीं थी, पर ये उसके कारण मेरे अंदर दर्द बैठा हुआ है, इस दर्द को मैं आज रिमूव करना चाहता हूँ। तो माफी मांगना आसान हो जाएगा, वरना माफी नहीं मांग। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बातें करते हैं, विशेष करके वो नई लड़कियां जो अभी विवाह होके आई है, 2-4 साल हुए हैं, और जिनकी अपनी सासू माँ के साथ नहीं जमता, उनसे जब कहते हैं तो कहते नहीं, सब करा लो, हम अपनी सासू माँ से माफी नहीं मांगेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ। तो सब क्या करा लो, जो करना है वही करना पड़ेगा ना। तो क्यों क्यों नहीं माफी मांग पा रही है? क्योंकि हम उस गलती को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आपको पूरी 2025 को याद करना है, अपनी गलतियों को याद करना है, और हर गलती के लिए माफी मांगना है। तब तक आप 2026 में जाके कोई मतलब नहीं है आपका, ये भी साल ऐसे ही होगा, आया और गया। तो यदि आप चाहते हैं कि 2026 का साल मेरा बहुत बेहतरीन साल हो, मेरी अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही तो फाइनेंशियल ग्रोथ होना ही होना है, ये सब बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। फिर आपकी फिजिकल ग्रोथ होना ही होना है, क्योंकि यदि आप स्पिरिचुअल है, अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली, क्योंकि आपके पास जो थॉट आ रहे हैं वो अच्छे थॉट है। कि हमने कई बार कहा है कि सारा कुछ तो दिमाग है, दिमाग में जो चलता है वो होता है। तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को मैं सबसे ऊपर रख के इसलिए बात करने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही ग्रोथ को पकड़ लो, सारी ग्रोथ उसके अंदर समाहित हो जाएगी। ये जो सवेरे उठ रहे हैं आप लोग, मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत जाया नहीं होना चाहिए।
एक डिसिप्लिन आपके अंदर आ रहा है, एक थॉट प्रोसेस आपकी काम कर रही है। ये आपको 2026 आपके लिए सक्सेसफुल बना सकता है। सक्सेस की भाषा फिर से सबकी अलग अलग है। कोई कहेगा मैंने 2025 में 1 करोड़ कमाया था, अगर मेरा 2026 में 2 करोड़ होता है तो मैं अमीर हुआ, तो मेरी सक्सेस हुई। एक कहता है कि मेरा 2025 में मुझे 10,000 लोग जानते थे और 2026 में मुझे 20,000 लोग जान रहे हैं, तो मेरी सक्सेस है। कोई कहेगा कि मैंने 2025 में 10 पुस्तकें लिखी थी, आज मैंने 20 पुस्तकें लिखी, तो मैं सक्सेस हूँ। कोई कहेगा कि मेरे परिवार में बहुत दुख दर्द था, हम परिवार वाले एक नहीं हो पा रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, बिखरे थे, कभी मिलते थे तो मुंह फेर लेते थे, लेकिन यदि 2026 में हम परिवार वाले सब बैठ के खाना खा रहे हैं, हम परिवार वाले कहीं मिल रहे हैं तो हाय करके दौड़ते हुए जा रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो मैं सक्सेस हूँ। तो आप अपनी सक्सेस कहाँ देखते हैं, आपको डिसाइड करना है। पैसा कमा लेंगे, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, और पैसा बहुत जरूरी भी है, मैं ऐसा बोल के पैसे की अहमियत को कम नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा, और डिसाइड करने के पहले अपनी जो पीछे की चीजें हैं उसको लेट गो करना पड़ेगा, उस गठरी को हल्का करना पड़ेगा। जो हमारे सिर पर भार है उसको, तब तो कुछ नई चीजों की आने की जगह बनेगी। एक गिलास में ऑलरेडी बहुत सारा पानी पहले से भरा है और आपको कोई बहुत अच्छा पानी दे रहा है और बोलता है गिलास ऐसे पकड़े रहो जैसे पकड़े हो, और मैं डाल रहा हूँ, तो पानी कहाँ जाने वाला है? ऐसे डालते जा रहे तो वो पानी तो बेकार जाएगा। तो आपको सामने से आके कोई कितना भी अच्छा देने वाला मिल जाए, लेकिन आपके अंदर जाएगा ही नहीं अच्छा। तो सबसे पहले आपको अपने गिलास को खाली करना है, अपनी गठरी को हल्का करना है। मैडम अपनी गलती ना भी हो तो भी माफी मांगे, तो भी माफी मांगना है अपने आप से कि अपने आप से, क्योंकि बहुत जगह तो हमें पता ही नहीं ना कि हमने गलती की है। आपके शब्द तीर के समान निकल के किसी के पास चले गए, आप उसको मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं जाके बैठ गए। उस समय उसने उतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब वो घर में गया और सोचा सौभाग्य जी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, वो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, उसको उतना ही पेन होते जा रहा है, जितना वो सोच रहा है उसको उतना ही पेन हो रहा है। वो पेन कहाँ आएगा? वो पेन कहाँ पर जाएगा? आपके पास आएगा। वो इनडायरेक्ट आपके पास पेन आएगा, फिर आपको तकलीफ देगा। तो ये गलती हुई ना फिर, तो इस जो गलती हमें दिख ही नहीं रही है, हम माफी मांग लें। और माफी मांगने से छोटा नहीं होता है। झुकना कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं माफी मांगना मतलब झुकना। किसके आगे झुकते हैं? बड़ों के आगे झुकते हैं, है ना? है ना? तो अगर हम झुक रहे हैं और अपने आगे झुक रहे हैं, तो हम अपना खुद का सम्मान भी तो कर रहे हैं, हम अपने यूनिवर्स का सम्मान भी तो कर रहे हैं। तो झुकने में कोई बुराई नहीं। तो हम इस बार इस पूरे महीने में यही कोशिश करेंगे कि अपने जीवन के एक एक आयाम को याद करेंगे, एक एक पक्ष को देखेंगे, एक एक घटना को याद करने की कोशिश करेंगे। और शुरू में 2-3 दिन जरूर आपको थोड़ा एक प्रेशर सा लगेगा कि मैं क्या किया था, मैंने क्या किया था, लेकिन धीरे धीरे आपको पूरा साल याद आना शुरू हो जाएगा। और जिसको जितना साल याद आएगा वो उतना हल्का होगा, जो जितने जल्दी छोड़ेगा वो उतना हल्का होगा। किसी भी चीज को कस के पकड़ के नहीं रखना है। याद है जब बच्चा पैदा होता है उसकी मुट्ठी कैसे होती है, बताइए? उसके हाथ में यदि कोई चीज पकड़ा दी जाए तो आसान होता है निकालना उसके हाथ से? इतना कस के पकड़ता है। हम लोग जनरली उसको पैसा देते हैं और पकड़ लेता है, तो हम लोग मजाक करते हैं कि पैसा कैसे समझ रहा है, कैसे कस के पकड़ ले। पैसा नहीं, वो हर चीज को कस के पकड़ता है। उसकी मुट्ठी ऐसे कस के पकड़ी होती, और धीरे धीरे ये मुट्ठी खुल जाती है। आज हमारी ऐसी खुली पड़ी है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मुट्ठी बंद के आई है ना बचपन में, वो पिछले जन्मों का बैगेज है लेके आया। वो छोड़ नहीं पा रहा है। वो धीरे धीरे छोड़ता है, धीरे धीरे, जैसे जैसे नई जिंदगी में रमता है वो छोड़ता चला जाता है। और हमारा हाथ खुला है, लेकिन हमारी बहुत सारी चीजें आज भी मुट्ठी में बंद है। हमको अपनी मुट्ठी खोलना है, अपने दिमाग को खोलना है। इसके लिए हम इस बार इस बैच में मेडिटेशन भी करेंगे, और हमारे पूरे जो थॉट ऑफ द डे रहेंगे वो इसी तरह के विषयों को लेकर रहेंगे कि हमें अपना सब कुछ छोड़ना है, हल्के होना है। एक नाव में जाना है, नाव ज्यादा मजबूत नहीं है,
ज्यादा भार उठाने लायक नहीं है और नाविक कह रहा है आपको कि भैया ये गठरियां छोड़ दो, आप मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मान जाओ तो डूब जाओगे। तो देख लीजिए कि डूबने को तैयार हो कि पार जाने को तैयार हो। पार जाना है तो छोड़ दो। तो कुछ 2-3 अफर्मेशन। सबसे पहली बात तो आपको यही रखना है, जब जब माफी करना है तो आपको ये मान के रखना है कि माफी आप अपने लिए मांग रहे हैं, किसी सामने वाले के लिए नहीं माफी मांग रहे। मैं यदि अभी सुनीता जी से माफी मांगू, नहीं, मैं अपने लिए माफी मांग रही हूँ कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझे मुझे माफी चाहिए, मैं अपनी इस चीज को छोड़ना चाहती हूँ। तो हमेशा जब ये भाव आ जाएगा कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो केवल अपने लिए कर रही हूँ, यहाँ सेल्फ लव भी होता है, यही से सेल्फ लव भी शुरू होता है। तो सेल्फ लव जितना बढ़ेगा उतने आप खुश रहेंगे, और सेल्फ लव बढ़ेगा फॉरगिव से। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पैसा डूब गया, एक बार पैसा गया 10,000 रुपए, आपने 4 महीने खर्च किए, 4 महीने दुख मना रहे, 4 महीने बर्बाद किया आपने, पैसा एक बार गया। तो जब छोड़ दोगे, जान दो यार मेरा था ही नहीं पैसा, उस दिन देखना कैसा लगता है। किसी ने किया है ऐसा कभी? क्या ही बहुत होगा, ज्यादा। है ना? जो पैसा गया यदि उसके लिए सोचा कि मेरा था ही नहीं, दुख कम हो जाता है। लेकिन मेरा पैसा था, मेरे भाई ने लूट लिया, मेरी जायदाद थी, मेरे भाई ने लूट लिया, मेरे भाई ने, एक भाई अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को बोल के देता, ले तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है, तू रख ले। और एक भाई होता है होते हुए भी कहता नहीं मेरे को चाहिए, मेरी पैतृक प्रॉपर्टी थी, मेरा हिस्सा बनता, मुझे दे। कौन अशांत रहने वाला है? स्वाभाविक छोड़ है, देते हैं। जो छोड़ देगा वो शांत रहेगा, जो नहीं छोड़ेगा वो अशांत रहेगा। तो जिंदगी में क्या लेके जाने वाले हो? शांति लेके जाओ। अशांत क्यों रहते हो? आगे भी नहीं बढ़ पाते। ये थोड़ी दार्शनिक, थोड़ी संतों वाली भाषा है, लेकिन शांति यही देती है। कुछ 2-3 अफर्मेशन। मैं अपने रिश्तों को प्रेम के साथ स्वीकार करती हूँ। आज मैं थोड़ी रिश्तों को लेके ही फॉरगिवनेस की बात करी, बाद में और डिटेल भी करेंगे। तो मैं रिश्तों को प्रेम के साथ स्वीकार करती हूँ, मजबूरी में नहीं। मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरे परमिशन के, मेरे मर्जी के खिलाफ कर दी। अब शादी हो गई है, आप साथ में रह रहे हैं, आज आपको साथ में रह रहे थे 5-7 साल, 10 साल भी हो गए, लेकिन आप वाक्य क्या दोहरा रहे हैं? मेरी मर्जी नहीं थी, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। तो आप किस दुख के साथ जी रहे हो? माता पिता की मर्जी से हो गई, इस दुख के साथ जी रहे हो। मेरा कोई इसमें मन नहीं था। लेकिन यही उसी ओर एक व्यक्ति है जिसने बिना मर्जी की शादी हुई, लेकिन वो स्वीकार कर लेता कि चल भाई अब तू आ गई ना मेरी जिंदगी में, तो अब तू मेरी है। तो खुश रहने के लिए उसने रास्ते खोल लिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने रास्ते को और बंद करके बैठा। तो ये एक्सेप्टेंस है कि अब लाइफ में हो गया तो या तो उसको पूरी तरह से छोड़ दो, मुक्त हो जाओ, या फिर उसकी पूरी तरह से हो जाओ। लाइफ को आगे बढ़ाने का यही तरीका है, ऐसे कोई तरीका नहीं है। तो इस तरीके से फॉरगिव करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मेरा एक सवाल है। हाँ अभी आपने फॉरगिवनेस की जो बात चल रही है, हाँ बट आपको अगर पता है कि अगर आप गलत नहीं है, सामने वाला गलत है, हाँ तो मतलब ये बात हो रही है कि एक हक की लड़ाई की बात हो रही है, हाँ तो आप उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण, और आपने बात बोले थे अभी, महाभारत की बात बोली है, हाँ जब भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज को अगर नहीं छोड़ा, हाँ तो मैं कैसे छोड़ूं? वो भी तो गलत ही है ना। वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ना, that is- अभी अभी एक चीज पे ध्यान देना कि हमने कहा था हमें फाइट करना है, ये भी बोला था फाइट करना है। लेकिन फाइट के लिए, फाइट करते समय यदि एक दो प्रक्रियाएं चल रही है, एक हमारी फाइटिंग चल रही है, एक हमारी इंटरनल चल रही है फॉरगिवनेस की। अपने मन से आप फॉरगिव कर रहे हैं, आप अपने मन को समझा रहे माफ कर दो, उससे माफ कर दो। लड़ाई बंद करने की बात नहीं हुई है। लड़ाई लड़ते रहना, लड़ाई नीतिगत लड़ाई लड़ते रहना। वहां भी कृष्ण जी ने नीतिगत लड़ाई की बात की थी। नीतिगत लड़ाई, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का मामला है, आपके भाई की प्रॉपर्टी का मामला है मान लो, तो भाई से हक मांगना है, लेकिन माफी के साथ मांगना है। जब आपकी वाइब्रेशन माफी की होगी, उसके पास वो वाइब्रेशन जाएगी। वाइब्रेशन ही तो जाती, बात की जाता क्या है, वाइब्रेशन जाएगी, उसके दिमाग में चेंजेस होंगे,
समय लगेगा, उसके दिमाग में चेंज होगा, वो सोचेगा कि हाँ ये मेरे भाई का हिस्सा है, मुझे देना चाहिए। एक दिन वो आएगा जब वो देगा हिस्सा, क्योंकि आप फाइट भी कर रहे हो, आप माफ भी कर रहे हो, तो वो वाइब्रेशन चेंज होके फिर आपका हिस्सा आएगा, तो आपका हक मिल रहा है। क्या कुछ ऐसी सिचुएशन की बात है? मतलब माफी आप ये बोल रहे हैं कि आपका मन में जो है मन में माफी उसके लिए मांगना, मन में अपने यूनिवर्स से माफी मांगना है, अपने सबकॉन्शियस से माफी मांगना है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस से माफी नहीं मांगा तो आप बहुत गिल्ट में जाएंगे, आपका मन अशांत रहेगा। हमारा उद्देश्य है मैं पहले शांत हो जाऊं, तो मेरे को शांत होने के लिए मुझे हर तरह से अपने बगेज छोड़ देना, अपना भार सब छोड़ना है। भार छोड़ने का एक ही तरीका है कि मैं माफी मांगता जाऊं, माफ करूं भी और माफी मांगू भी, दोनों चीजें, तो आपका मन हल्का होता जाएगा। अब रहा सवाल सामने वाला गलत है सही है, पर हमने उसके पास वाइब्रेशन पॉजिटिव में आपको एक अभी 4-6 महीने पहले हुआ एक घटना बताती हूँ। मेरे कहीं पैसे फंस गए थे 10 साल से, 12-13 में कुछ मेरे प्लॉट के पैसे फंस गए थे और नहीं निकल रहे थे। मैंने अंत में छोड़ दिया, जान दिया अब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बराबर उसको माफ करती रही। हर दिन मेरी प्रेयर का वो हिस्सा रहता था कि भगवान उसको मैं माफ करती हूँ, जो भी हुआ होगा, शायद वो मेरा पैसा नहीं था, उसको छोड़ दिया। और मैंने एक प्रकार से हक की लड़ाई लड़ी छोड़ दी। और जब तक मैं हक की लड़ाई लड़ रही थी तब तक तो कुछ नहीं हो रहा था, तब सामने से ये आता था कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको इतना मिलाना पड़ेगा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और उसके बाद में जब मैंने छोड़ दिया, 2-3 साल से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, शायद ये मेरा पैसा ही नहीं है। एक दिन सामने से आया फोन कि मैडम हम आपका पैसा वापस करते हैं, और पूरा की पूरा पैसा वापस आ गया। तो ये वाइब्रेशन पहुंची, और उसके शब्द थे कि मैंने अपने टीम से बात की, वो भी कोई पार्टनर थे, उन्होंने अपनी टीम से बात की कि मैडम ना बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही, बाकी लोग तो बहुत आके लड़ रहे हैं, लेकिन अब इसने मांगना बंद कर दिया, इसने कुछ बोलना छोड़ दिया, अपन ऐसा करते हैं इसका पैसा लौटा देते हैं। ये उसके सामने से आए हुए शब्द थे। ये छोटी सी घटना हो सकती है, लेकिन बड़े रूप में देखती हूँ मैं इसको, कि जब मेरी वाइब्रेशन उसके पास पहुंची, मैंने पहले अपने दिल से कहा कि मैं माफ करती, शायद वो मेरा पैसा ही नहीं है, और मैंने अपने आप से माफी मांगी, उसको माफ किया कि जो मैंने उसके साथ पहले लड़ाई की या उसको मैंने जो कुछ बुरा भला बोला, मैं उसको माफ करती हूँ, मैं अपने आप को माफ करती हूँ, मैं कोई गिल्ट में नहीं रहती। और ये मेरी वाइब्रेशन, भगवान उसको माफ कर दो, मैं माफ करती, भगवान उसको माफ कर दो, जो भी गलती माफ कर दो। ये जब वाइब्रेशन लगातार उसके पास पहुंची तो वहां से पलट के फोन आया और मेरा पैसा आ गया। मुझे उसके लिए बाद में फाइट नहीं करना पड़ा। तो पहली फाइट अपने साथ कर लो, और फाइट करने का कितना अच्छा तरीका है, केवल माफ करना है, केवल माफ करना है, और माफ करने से वाइब्रेशंस जाएंगे। सारा खेल वाइब्रेशन का है, वाइब्रेशन थ्योरी है पूरी। तो आप जैसी वाइब्रेशन देंगे वैसा ही पलट के आपके पास आने वाला है। समय लग सकता है, और कई बार तो समय बहुत कम भी लगता है, बहुत छोटी छोटी थोड़े से प्रयास से बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि फिर वो आपका इंटेंशन कैसा है, आपकी फीलिंग कैसी है, यूनिवर्स में आपके ग्रहों की दशा कैसी है, यहाँ सारा विज्ञान काम करता है, कोई विज्ञान छूटता नहीं। कुछ क्लियर हुआ विशाल? यस यस ठीक। ठीक, अब हम मेडिटेशन करते हैं। आज का मेडिटेशन, आज हम कल वाली चीज को कंटिन्यू करते हैं, हम नया मेडिटेशन नहीं लेते। कल हमने यहाँ तक अपने बॉडी को हील किया था, याद है कल का मेडिटेशन सबको? किसको Yes. किसको याद है? याद है ना? कल हमने इतने, क्योंकि टाइम हो गया था, तो हमने आज हम यहाँ से पूरे नीचे के बॉडी पार्ट को हील करेंगे। ठीक है, चलिए पानी पी लीजिए थोड़ा सा। पानी में अफर्मेशन भी डाल लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे शरीर के एक एक बॉडी पार्ट को हील करने के लिए थैंक यू। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हर किसी को माफ कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। माफ करना मेरे लिए इजी होता जा रहा है। माफ करना मेरे लिए इजी होता है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पी लीजिए थोड़ा सा पानी। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में जाता है। आंखें बंद कर लीजिए, चश्मे उतार लीजिए, एक शांत मुद्रा में बैठिए, विजुअलाइज कीजिए यूनिवर्स की डिवाइन लाइट। आप सूर्य के प्रकाश में बैठे, सूर्योदय हुआ है अभी, हल्की हल्की सूरज की किरणें आसमान में छा रही हैं, हल्की प्यारी सी धूप आपके शरीर को एनर्जी दे रही है। सूर्य इस दुनिया का सबसे बड़ा हीलर है, वो आपके सामने है या आप उसके सामने हैं। फील कीजिए सूरज की इस एनर्जी को जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आती हुई सूर्य की किरणें आपके क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये किरणें और अंदर जा रही है। हम लंबी गहरी सांस लेंगे और हर सांस के साथ फील करेंगे सूर्य की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और हमारे शरीर के अंदर जो भी निगेटिविटी है उसको लेकर बाहर जा रही है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए धीरे धीरे। देखिए सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। सूर्य की गर्माहट वाली किरणों को अंदर प्रवेश कराने दीजिए। छोड़ दीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि ये डिवाइन वाइट लाइट आपके दोनों कंधों में प्रवेश कर चुकी है और कंधों में स्थित जो भी निगेटिविटी है, दर्द है, कष्ट है, उसको लेके बाहर जा रही है। ये डिवाइन वाइट लाइट आपके दोनों भुजाओं में भरते चले जा रही है। आपकी दोनों कोहनियों में भर गई है। आपकी कलाई में, हथेली में, हाथ की 10 उंगलियों में ये डिवाइन वाइट लाइट भर चुकी है। इस डिवाइन वाइट लाइट ने काम करना शुरू किया है। यहाँ जो कुछ भी निगेटिविटी है उसको लेकर बाहर जा रही है और इस निगेटिविटी को यूनिवर्स में मिला दे रही है। अपने दोनों भुजाओं को, कंधों को हल्का होते हुए देखिए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं ये डिवाइन वाइट लाइट और अंदर प्रवेश कर रही है, बाहर जा रही है। आपके दोनों हाथ एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे दोनों हाथों को ऊर्जावान बनाने के लिए। थैंक यू। अब अपना ध्यान अपने पीठ पर और चेस्ट पे लेके जाइए। ये जो डिवाइन वाइट लाइट है ये आपके चेस्ट में भर रही है।
पीछे भी भर रही है। ये पूरे चेस्ट और पीठ के एक एक कोशिका में जा रही है। वहां से जो भी कुछ निगेटिविटी है उसको लेके बाहर निकल रही है। आपका पूरा चेस्ट, जिसमें लंग्स है, रिब केज है, थाइमस है, सब कुछ क्लीन हो रहा है, चार्ज हो रहा है। भरने दीजिए, बहुत अच्छे से एनर्जी को यहाँ प्रवेश कराइए। और जो कुछ भी निगेटिविटी है उसको काले धुएं के रूप में बाहर जाते हुए देखिए। देखिए, गाढ़ा गाढ़ा काला धुआं बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे ही धुआं बाहर जा रहा है, आपका चेस्ट, आपकी पीठ क्लीन हो रही है। आप हल्के हो रहे हैं। फील कीजिए, इस हल्केपन को फील कीजिए। धीरे धीरे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी भरना शुरू हो रही है। एक अच्छी वाइब्रेशन से आपका चेस्ट, आपकी पीठ भरने लगी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस डिवाइन व्हाइट लाइट को और नीचे की ओर जाने दीजिए। आपके पेट और कमर के एरिया में पूरी डिवाइन व्हाइट लाइट को भरने दीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि सूर्य आपके सिर के ऊपर है। वहां से सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और ये पहुंच चुकी है आपके पेट वाले एरिया में, आपके कमर वाले एरिया में, आपकी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में। धीरे धीरे आपका शरीर इस डिवाइन व्हाइट लाइट से भर रहा है। देखिए इस जगह की स्किन को। जैसे ही ये डिवाइन व्हाइट लाइट आ रही है, ये स्किन शाइन करने लगी है। आपकी स्किन अपने उम्र से कम की लग रही है। युवा हो रहे हैं आप। ब्लड सर्कुलेशन को देखिए, सारी अनवांटेड चीजें निकल चुकी हैं। आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है। इस रीजन के बोन्स को देखिए, हड्डियों को देखिए, स्वस्थ है। हर जोड़ अच्छे से काम कर रहा है। जहां कहीं भी कोई समस्या है, ये डिवाइन व्हाइट लाइट उसको रिपेयर कर रही है, एनर्जाइज्ड कर रही है। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं। अपनी पाचन क्रिया पे ध्यान दीजिए। जितनी अनवांटेड चीजें हैं वो शरीर से रिमूव हो रही हैं। शरीर में कोई अपशिष्ट पदार्थ शेष नहीं है। फील कीजिए अपने पेट को। उसकी टाइटनेस कम हो रही है। पूरा शरीर इस एनर्जी से एनर्जाइज्ड हो रहा है।
आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बैलेंस हो रही है। पूरे हार्मोन्स बैलेंस मात्रा में निकल रहे हैं। इस डिवाइन व्हाइट लाइट ने आपकी पूरी फिजियोलॉजी को पॉजिटिव कर दिया है। आपके शरीर में होने वाली समस्त एक्टिविटीज रेगुलराइज हो रही है। फील करिए इस डिवाइन व्हाइट लाइट से आपकी एनर्जी हाई हो रही है। आपके एक एक बॉडी पार्ट को ये एनर्जाइज्ड कर रही है। अपना ध्यान लीवर पे लेके जाइए। शरीर का एक सेंसिटिव पार्ट देखिए, वहां की कोशिकाओं में ये डिवाइन व्हाइट लाइट प्रवेश कर रही है। एक एक कोशिका से वहां की निगेटिविटी को बाहर लेके आ रही है। कोई भी केमिकल जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसको हटाया जा रहा है। लीवर से संबंधित कोई बीमारी, कोई परेशानी यदि है तो इस डिवाइन व्हाइट लाइट को थोड़ी देर रुकने दीजिए। यहाँ पर फील कीजिए ज्यादा देर तक डिवाइन व्हाइट लाइट वहां रुकी है, उसे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तब तक उस जगह पे डिवाइन व्हाइट लाइट को रोक के रखिए जब तक सारी निगेटिविटी बाहर ना चली जाए। विजुअलाइज कीजिए कि आपकी लीवर की एक एक कोशिका क्लीन हो रही है। और क्लीनिंग के बाद डिवाइन व्हाइट लाइट से चार्ज हो रही है। पूरा लीवर बैलेंस हो रहा है। थैंक यू कीजिए अपने लीवर को, इतने सालों से काम कर रहा है, बिना थके काम कर रहा है, आपको स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है। अब अपना ध्यान पैनक्रियास पे लेके जाइए। किसी को यदि पैनक्रियास की सिचुएशन नहीं मालूम, स्थिति नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हमारे पेट के आसपास विजुअलाइज कीजिए। बहुत से लोगों को डायबिटीज है, पैनक्रियास का उसमें अहम रोल है। डिवाइन व्हाइट लाइट को वहां जाने दीजिए। ये डिवाइन व्हाइट लाइट वहां जो भी निगेटिविटी है, जो भी इंसुलिन की मात्रा कम ज्यादा हो रही है, उस निगेटिविटी को लेकर बाहर जा रहा है। वहां की एक एक सेल को हील कर रहा है। फील कीजिए इस हीलिंग को, इस यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी को वहां फील कीजिए। आपके पैनक्रियास से जो भी नेगेटिव केमिकल है वो बाहर जा रहा है। आपका पैनक्रियास क्लीन हो रहा है। डिवाइन व्हाइट लाइट तब तक वहां रुकी रहेगी जब तक कि वो पूरी क्लीनिंग ना कर ले।
विजुलाइज कीजिए कि आपका पैनक्रियास पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अब इमेजिन कीजिए कि डिवाइन वाइट लाइट और वहां भर रही है। अब इस पैनक्रियास को पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है। आपके पैनक्रियास में इंसुलिन की मात्रा बैलेंस हो रही है। आपकी बीमारी नियंत्रित होने लगी है। माइंड में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि मेरा पैनक्रियास पूर्णतया स्वस्थ है। इसमें निकलने वाले समस्त हार्मोन बैलेंस हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका नियमित रूप से सही काम कर रही है। थैंक यू पैनक्रियास, मुझे स्वस्थ रखने के लिए। अब अपना ध्यान शरीर के अन्य पेट से रिलेटेड अंगों पे लेके जाते हैं। गाल ब्लैडर को देखिए, इंटेस्टाइन को देखिए। ये डिवाइन वाइट लाइट वहां से सारी नेगेटिविटी को बाहर कर रही है। धीरे धीरे आपका पूरा पाचन तंत्र क्लीन हो चुका है। आपके मोशन क्लियर हो रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन दूर हुआ है। भूख अच्छी लग रही है। सही समय पे सही चीज आप खा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना ध्यान और थोड़ा नीचे लेके जाइए, लोअर एब्डोमेन पे लेके जाइए। देखिए आपके यहाँ पर किडनी है जो आपके पूरे यूरिन को छानने का काम करती है। जाने दीजिए इस डिवाइन वाइट लाइट को वहां पर। ये डिवाइन वाइट लाइट आपके किडनी में जा रही है। यहाँ उपस्थित एड्रेनलिन ग्रंथि पे जा रही है, एड्रिनल पे जा रही है, हार्मोन पे काम कर रही है। दोनों किडनियां क्लीन हो रही हैं। जो भी कुछ निगेटिविटी है वो धुआं बनकर बाहर की ओर जा रही है। लगातार डिवाइन वाइट लाइट आपकी किडनी में जा रही है। आपकी किडनी क्लीन हो रही है, क्लीन हो रही है, क्लीन, क्लीन, क्लीन। यदि कोई यूरिन इन्फेक्शन है तो वो रिमूव हो रहा है। यदि कोई केमिकल प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो रहा है। ये पावरफुल डिवाइन वाइट लाइट आपके किडनी में जो भी कुछ निगेटिविटी है उसको बाहर लेके जा रहा है। धीरे धीरे आपकी दोनों किडनियां हल्की हो चुकी हैं। इसमें अनवांटेड कोई चीज नहीं है। अब यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि मेरी दोनों किडनियों को पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिए। विजुलाइज कीजिए कि डिवाइन वाइट लाइट वहां भरते चले जा रही है। आपकी दोनों किडनियां चार्ज हो रही है।
चार्ज हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे दोनों किडनियों को हील करने के लिए, मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना ध्यान अपने रिप्रोडक्टिव आर्गन पे लेके जाइए। पुरुषों में ये टेस्टिस के रूप में, महिलाओं में ये ओवरी के रूप में होगा। आने दीजिए डिवाइन व्हाइट लाइट को इन अंगों पे और देखिए ये सारी निगेटिविटी को बाहर कर रहा है। आपके गोनेट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्लीन हो रहे हैं। क्लीन, क्लीन, क्लीन। ये डिवाइन व्हाइट लाइट इन ऑर्गन्स को अब चार्ज कर रही है, भरते जा रही है इसमें रोशनी। आपकी ओवरी या आपकी टेस्टिस पावरफुल हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना सारा ध्यान ये सेक्स ऑर्गन पे लेके जाइए। यहाँ जो कुछ इमोशन है, डिवाइन व्हाइट लाइट के पहुंचते ही ये इमोशन बैलेंस होना शुरू हो रहे हैं। जो भी कुछ गलत इंटेंशन अंदर है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड, वो रिलीज हो रहा है। ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्साइटमेंट, सब कुछ बाहर जा रहा है। आप बैलेंस हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर बैलेंस हो रहा है। अब अपना ध्यान दोनों जांघों पर लेके जाइए, कूल्हों पर लेके जाइए, घुटनों पे लेके जाइए, काफ मसल्स पे लेके जाइए। ये डिवाइन व्हाइट लाइट इन अंगों में प्रवेश कर रही है और जो कुछ भी दर्द है, कोई चोट है, कोई बीमारी है, उसको ये बाहर कर रही है। आपके दोनों पैर, घुटने, एड़ियां, टखने, उंगलियां, सब में ये डिवाइन व्हाइट लाइट भर रही है और ये डिवाइन व्हाइट लाइट यहाँ से सारी निगेटिविटी को बाहर कर रही है। आपके दोनों पैर क्लीन हो चुके हैं। अब दोनों पैर चार्ज हो रहे हैं। चार्ज हो चुके हैं। आपका पूरा शरीर चार्ज हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी क्लीनिंग करने के लिए थैंक यू, मेरी चार्जिंग करने के लिए थैंक यू, मुझे हार्मोनल बैलेंस देने के लिए थैंक यू, मेरी सोच को अच्छा बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रख कीजिए, आंखों पे रखिए। बहुत प्यार से कि आज आपका पूरा शरीर हील हुआ है। थैंक यू। खोलिए। I am happy
पूरा शरीर स्वस्थ हो गया, आई एम हैप्पी। मैं दिन भर ऐसे ही खुश रहने वाली, मैं दिन भर मस्त रहने वाली। और जो कुछ भी मेरे शरीर में कष्ट आ रहा है, मैं उसको माफ करती हूँ। मैं अपने शरीर को माफ करती हूँ, मैं अपने शरीर को माफ करती हूँ। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर।